गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन सोइल यानी भारत की मिट्टियां। तो देखिए, जो हमारी भारत की मिट्टियों से संबंधित आज क्लास है, तो आज हमारी ये सेकेंड क्लास है। इसमें हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी है जिसमें हम लोग बेसिक भी पढ़ चुके हैं, और जो मिट्टियां थी हमारी 8 प्रकार की, उनमें हम 3 प्रकार की मिट्टियां पढ़ चुके हैं, यानी 5 प्रकार की मिट्टियां हमारी शेष हैं जो आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करने पहले तो सभी लोग एक बार इस लाइव सेक्शन को शेयर करें, ताकि जो भी आपके फ्रेंड लोग हैं जल्दी से इस क्लास से जुड़ जाएं। तो सभी लोग एक बार शेयर करें। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे। देखिए, टाइम पर सभी लोग आ जाइए, जल्दी से क्लास को प्रारंभ करें। तो हमारा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है आज का, भारत की मिट्टियों से संबंधित। तो देखिए, क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले तो हमारा ये पॉइंट रहेगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी विस्तृत है। क्या हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही बना कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है। या तो क्वेश्चन हमारा यहाँ से पूछा जाता है कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। आदि क्वेश्चन इस क्लास से पूछे जाएंगे, 0 से लेकर हमारे टॉप तक क्वेश्चन इस क्लास में रहने वाले हैं। तो सभी लोग इस क्लास से जुड़ जाइए। अब क्लास को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो देखिए, क्लास में सबसे पहले तो हम लोग आज भी इसका बेसिक जानेंगे, क्योंकि जो लोग हमारी कल की क्लास में नहीं जुड़े थे, तो आज भी हम लोग बेसिक जानेंगे कि उनको भी बेसिक से समझना चाहिए। तो चलिए क्लास को देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये पॉइंट रहेगा कि मिट्टी किसे कहते हैं। क्या कि मिट्टी किसे कहते हैं। तो मिट्टी मृदा भूमि की क्या है कि मृदा भूमि के ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है। कैसी परत है? जो हमारी भूमि होती है उसके ऊपर जो परत पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग मृदा कहते हैं। उसका निर्माण कैसे होता है? तो उसका निर्माण होता है चट्टानों के टूटने से, जीवाश्मों, पेड़ पौधों और जानवरों आदि के जो सड़ने से उसका जीवाश्म बचता है, उससे किसका निर्माण होता है? तो उससे मृदा का निर्माण होता है, यानी मिट्टी का निर्माण होता है। तो अगर आपको डेफिनेशन याद करनी है तो किस तरह से करोगे कि मृदा भूमि के ऊपर पाई जाने वाली वह दानेदार परत है जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने, पेड़ पौधों और जानवरों के जीवाश्म से जो लाखों वर्षों के बावजूद तैयार होकर आती है, लाखों वर्षों के बाद जलवायु से निर्मित होकर आती है, तो वो क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। ठीक है, आपको इतना पॉइंट समझ में आया कि मृदा किसे कहते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि मृदा कितने प्रकार की पाई जाती है हमारे इंडिया में। तो सभी लोग एक बार इस क्वेश्चन का आंसर दें कि भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। सभी लोग लाइव सेशन से जुड़ चुके हैं, तो सभी लोग एक बार रिप्लाई दें कि भारत में जो मिट्टियां होती हैं कितने प्रकार की पाई जाती हैं। सभी लोग रिप्लाई दें जल्दी से कि भारत में मिट्टियां कितने प्रकार की पाई जाती हैं। देखिए, हमारा बेसिक सा क्वेश्चन है ये कि भारत में मिट्टियां कितने प्रकार की पाई जाती है। तो सभी प्यारे साथियों का कमेंट आ चुका है कि भारत में मिट्टियां कितने प्रकार की पाई जाती हैं। 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की भारत में मिट्टियां पाई जाती हैं। तो देखिए, भारत में मिट्टियां पाई जाती हैं 8 प्रकार की। एक और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। कौन सा क्वेश्चन रहेगा हमारा कि जो हमारा मिट्टी का अध्ययन होता है, जो मिट्टी का अध्ययन का विज्ञान होता है, तो उस विज्ञान को क्या कहा जाता है। जैसे प्रकार हम लोग केमिस्ट्री में किसका अध्ययन करते हैं, हम लोग उसमें एसिड और भी बहुत सी चीजों का अध्ययन करते हैं। भौतिक में किसका अध्ययन करते हैं? सूत्रों का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी में जीवों का अध्ययन करते हैं, तो उसे बायोलॉजी नाम दिया गया। इसी तरह से जिस विज्ञान में हम लोग मिट्टी का अध्ययन करते हैं, तो उस विज्ञान को क्या कहा गया, उस विज्ञान का नाम क्या रखा गया। तो नोट कीजिएगा इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट हमारा रहेगा क्या कि मिट्टी का अध्ययन का जो विज्ञान होता है, मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को, मिट्टी के अध्ययन को विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो सभी लोगों का रिप्लाई आ चुका है। क्या कहा जाता है? मृदा विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
मृदा विज्ञान। समझ में आया आपको ये पॉइंट कि जो मिट्टी का विज्ञान होता है, मिट्टी के अध्ययन का विज्ञान होता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं मृदा विज्ञान। अब देखिए ये तो हो गया इसका हिंदी नेम। अब आप लोगों को एक और इसमें देखना है, क्या पॉइंट देखना है? पेडोलॉजी। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पेडोलॉजी। कभी कभी ऑप्शन देखिए, अब आप सोचोगे कि ये पॉइंट हमारा क्यों बताया गया, तो ये पॉइंट हमारा इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है कि जो हमारा ऑप्शन दिया जाता है एग्जाम में, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिट्टी का जो विज्ञान होता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मृदा विज्ञान। लेकिन मृदा विज्ञान आपको ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा। अगर ऑप्शन में मृदा विज्ञान नहीं दिया गया तो आप कौन सा आंसर टिक करके आओगे? तो उस स्थान पर आपको क्या मिलेगा? पेडोलॉजी मिलेगा। कौन सा मिलेगा ऑप्शन में आपको? पेडोलॉजी। तो आप सभी लोग कौन सा आंसर टिक करके आओगे? पेडोलॉजी आप सभी लोग टिक करके आओगे, क्योंकि वहां पर हमारा मृदा विज्ञान नहीं होगा। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि जो मिट्टी का विज्ञान होता है, मिट्टी के जिस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को क्या कहा जाता है? मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए मिट्टियां भी हमने 8 प्रकार की हम लोग समझा चुके हैं। एक बार दोबारा से देखिए कि मिट्टियां 8 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी मिट्टियां होती हैं? बेसिक से देखिए, इसमें पहली मिट्टी थी हमारी कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। दूसरी थी इसमें हमारी कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल। तीसरी मिट्टी हमारी कौन सी थी इसमें? लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल। कौन सी? रेड सॉइल। चौथी मिट्टी हमारी कौन सी थी इसमें? लैटेराइट। कौन सी थी? लैटेराइट मिट्टी। ये हमारी 4 प्रकार की मिट्टियां हो गई। इस तरफ देखिए हम लोग और देखेंगे पांचवी मिट्टी कौन सी थी? तो पांचवी थी इसमें पर्वतीय मिट्टी। कौन सी? पर्वतीय मिट्टी। छठवीं हमारी है इसमें मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी? मरुस्थलीय मिट्टी। तीसरी है इसमें हमारी दलदलीय मिट्टी। सातवीं कौन सी है? दलदलीय मिट्टी। दलदलीय मिट्टी। आठवीं हमारी इसमें कौन सी मिट्टी बची है? तो आठवीं हमारी इसमें मिट्टी है लवणीय मिट्टी। कौन सी है? लवणीय मिट्टी। तो मिट्टियां 8 प्रकार की हो चुकी हैं। कौन कौन सी? दोबारा से एक बार देख लीजिए। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, दलदलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी। ये हमारी 8 प्रकार की मिट्टियां हो चुकी हैं। इसमें एक और हमारा पॉइंट रहेगा कि भारत में जो पाई जाती हैं अधिकतर कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं? तो जो हमारी ये चारों मिट्टियां हैं अधिकतर क्षेत्रफल यही मिट्टियां कवर करती हैं। कौन कौन सी? तो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी। ये 4 मिट्टियां हैं वो सर्वाधिक क्षेत्रफल कवर करती हैं भारत में। अब देखिए अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी क्षेत्रफल में है, तो कौन सी मिट्टी हो जाएगी? तो आप टिक करके आओगे जलोढ़ मिट्टी, यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत। ठीक है, इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आया कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी विस्तृत है? तो जलोढ़ मिट्टी। अब देखिए एक पॉइंट हमारा यहीं पर और बना था क्या कि जो भारत में मिट्टियां पाई जाती है, इसको आप सिर्फ सुन लीजिए और याद कर लीजिए। क्या पॉइंट है हमारा कि जो भारत में मिट्टियां पाई जाती हैं इनमें 3 तत्वों की कमी होती है। किनकी कमी होती है? तो 3 तत्व होते हैं इन मिट्टियों में जिनकी कमी रहती है। कौन कौन से तत्व होते हैं? जिसमें होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। तत्व कौन कौन से? आप नोट डाउन भी इसे कर सकते हैं कि भारत की मिट्टियों में 3 तत्वों की कमी होती है। कौन कौन से तत्व हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। ये 3 तत्व हैं जिनकी कमी रहती है। अब देखिए इसमें हम नाइट्रोजन को भी जानते हैं और फास्फोरस को भी जानते हैं, लेकिन एक हमारा इसमें ह्यूमस बचा है। बहुत से हमारे साथी ये नहीं जानते होंगे कि ह्यूमस क्या है।
क्योंकि ये वर्ड हमारा नया दिया गया है इसमें। तो देखिए ह्यूमस किसे कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं जो जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के सड़ने से जो काला या सफेद कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? उसको ह्यूमस बोलते हैं। देखिए ये ह्यूमस जो तत्व है ये किस मिट्टी में पाया जाता है? तो ये दलदलीय मिट्टी में पाया जाता है। जहां पर अत्यधिक वर्षा होती है वहीं पर ये तत्व अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत की मिट्टियों में 3 तत्वों की कमी रहती है। कौन कौन से तत्व होते हैं वो? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, ये हमारे 3 तत्व रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो देखिए सभी लोग क्लास को अच्छे से अटेंड करें, ध्यान से पढ़िए। तो देखिए अब आगे हमारा पॉइंट क्या बनेगा? इसमें कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ ली थी जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लाल मिट्टी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास में, तो कौन सी मिट्टी पढ़ेंगे? लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं अब? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हेडिंग बनाइए अच्छी सी और इसमें नोट कीजिए। इसमें एक एक पॉइंट बनाते हुए चलिए। सबसे पहले तो हमारा ये पॉइंट रहेगा कि लेटेराइट मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो देखिए लेटेराइट मिट्टी जो होती है ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक, कहां पर पाई जाती है? जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती हो वहां किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। नोट कीजिएगा, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, क्या होती है? वर्षा होती है, वहां किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और वहां पर गर्मी अत्यधिक पड़ती है। कहां पर? वहां पर गर्मी अत्यधिक पड़ती है, इसलिए इस मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका अन्य नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मखरीली मिट्टी। क्या हो जाएगा? मखरीली मिट्टी इसका अन्य नाम हो जाएगा। इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? तो इसका अन्य नाम हो जाएगा मखरीली मिट्टी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको इतने पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तथा वहां पर अत्यधिक गर्मी होती है, वहां कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। एक पॉइंट और हमारा देखिए इसमें समझने वाला बनेगा। क्या बनेगा? कि जहां पर अत्यधिक वर्षा होती है वहीं पर गर्मी भी अत्यधिक होती है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट नोट करना है कि जहां पर अत्यधिक वर्षा होती है वहीं पर गर्मी भी अत्यधिक पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब गर्मी अत्यधिक पड़ेगी तो वो अधिक जलवाष्प नीचे से अवशोषित करेगा और जब जलवाष्प हमारा बनेगा तो ऊपर जाएगा। ऊपर जब हमारा वही जलवाष्प संघनन करके नीचे आएगा तो वही वर्षा करवाएगा। इसलिए जहां पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है वहीं पर अत्यधिक वर्षा भी होती है। इसलिए आपको ये पॉइंट अच्छे से नोट करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखिए किन तत्वों की अधिकता पाई जाती है। ये बताइए कि जो लेटेराइट मिट्टी है इसमें किन तत्वों की अधिकता पाई जाती है। तो तत्व नोट कीजिएगा आप। तत्व क्या नोट करोगे? तत्वों की अधिकता। तत्वों की अधिकता तो देखिए कौन कौन से तत्व हो जाएंगे हमारे? लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम। कौन कौन से तत्व हो जाएंगे? लौह ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इन तत्वों की अधिकता पाई जाती है किसमें? लेटेराइट मिट्टी में। अब देखिए जो इन तत्वों की अधिकता पाई जाती है तो ये मिट्टी किस तरह से दिखने लगती है? ये मिट्टी हमें लाल दिखने लगती है। कौन से कलर की दिखने लगती है?
लाल दिखने लगती है, इसलिए इस मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण। किसके कारण? अधिकता के कारण लाल मिट्टी भी कहते हैं। लाल मिट्टी भी कहते हैं। किसकी अधिकता के कारण इसको लाल मिट्टी कहते हैं? तो लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम। देखिए जो हमारा इसमें ये वाला तत्व रहेगा लौह ऑक्साइड, जो ये तत्व होता है ये किस कलर का होता है? तो ये लाल कलर का होता है। इसलिए जब ये तत्व लेटेराइट मिट्टी में विलीन होता है, यानी लेटेराइट मिट्टी में मिल जाता है, तो ये किस कलर का हो जाता है? लाल उस मिट्टी को कर देता है। इसलिए कौन सी मिट्टी बनती है? हमारी लाल मिट्टी बन जाती है। एक हमारा पॉइंट और रहेगा, सर्वाधिक विस्तार इसका कहाँ है? क्या कि जो हमारी लेटेराइट मिट्टी है इसका सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो सभी लोग जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दें कि जो लेटेराइट मिट्टी है सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है। वैसे तो हमारे राज्य बहुत सारे हो जाएंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि राज्य हो जाएंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट हमारा राज्य यानी सर्वाधिक किस राज्य में है तो वो राज्य आप सभी लोगों को कमेंट करना है। तो सभी लोगों के आंसर लगभग आ चुके हैं। देखिए जल्दी से आंसर रिप्लाई करते रहिए, आप लोग ढीले क्यों पड़ जाते हैं इतने? तो कौन सा हो जाएगा इसका सर्वाधिक विस्तार? सभी लोगों को कमेंट आ चुके हैं। कुछ लोगों ने आंसर बिल्कुल सटीक दिए हैं, क्या? केरल राज्य। क्या हो जाएगा हमारा? सर्वाधिक विस्तार सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो राज्य हमारा हो जाएगा केरल। किस राज्य में है? केरल राज्य में सर्वाधिक विस्तार है लेटेराइट मिट्टी का। अब देखिए जो ये मिट्टी है इसमें हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में भी ये पॉइंट पढ़ा था कि जो मिट्टियां हैं इनमें सर्वाधिक अच्छी किस्म की फसल कौन सी होती है। तो यही हमारा इस पॉइंट में भी बनेगा, लेटेराइट मिट्टी में भी यही पॉइंट हमारा बनेगा कि जो लेटेराइट मिट्टी होती है किस फसल के लिए सर्वोत्तम होती है, यानी इस मिट्टी में कौन सी फसल की जाए जो सबसे अच्छी उन्नति हो उसकी। तो कौन सी फसल है? इसमें 3 फसलें हो जाएंगी हमारी। कौन कौन सी? चाय, काजू और इलायची। कौन कौन सी हैं? चाय, कॉफी, काजू और इलायची, 4 ये हमारी फसलें हो जाएंगी। कौन कौन सी? नोट कीजिएगा। चाय, कॉफी, काजू और इलायची। तो ये चारों फसलें किस मिट्टी में अत्यधिक अच्छे किस्म की उत्पन्न होती हैं? तो लेटेराइट मिट्टी में चाय, कॉफी, काजू और इलायची ये चारों फसलें अत्यधिक मात्रा में अच्छी होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लेटेराइट मिट्टी। एक बार इसे दोबारा से समझिए सभी लोग, क्या कि लेटेराइट मिट्टी है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। दूसरा हमारा पॉइंट इसमें क्या रहेगा? इसका अन्य नाम क्या है? क्वेश्चन अगर कभी पूछा जाए कि जो हमारी लेटेराइट मिट्टी है इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, तो आप क्या आंसर लगाओगे? मखरली मिट्टी इसको कहते हैं, अन्य नाम है ये इसका। अगला पॉइंट इसमें हमारा क्या था कि तत्वों की अधिकता, कौन से तत्व अधिक मात्रा में इसमें पाए जाते हैं? तो लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ये तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इसी के कारण इसको लाल मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अगला पॉइंट हमारा क्या था कि सर्वाधिक विस्तार कहाँ कहाँ है? तो सर्वाधिक विस्तार हमारे केरल राज्य में देखने को मिलता है लेटेराइट मिट्टी का। कौन कौन सी फसलें हैं जो इसमें सर्वाधिक अच्छी किस्म की उत्पन्न की जाती हैं? तो चाय, कॉफी, काजू और इलायची, ये 4 हो गई जो इस मिट्टी में अच्छे किस्म की उत्पन्न की जा सकती हैं, की जाती हैं। ठीक है, तो ये चारों। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें अगली मिट्टी, कौन सी हमारी हो जाएगी? पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी हो जाएगी?
पर्वतीय मिट्टी। तो हम लोग कौन सी पढ़ेंगे? पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी हम लोग पढ़ेंगे? पर्वतीय मिट्टी। तो देखिए जो पर्वतीय मिट्टी है ये कहाँ पर पाई जाती है? इसके नाम से ही पता चलता है कि ये मिट्टी पर्वतों पर पाई जाती है। तो देखिए बेसिक से इसका पॉइंट नोट कीजिए कि इस मृदा का विस्तार कहाँ पर है? पर्वतों पर। क्या है कि इस मृदा का विस्तार, इस मृदा का विस्तार कहाँ है? पर्वतों पर है। कहाँ पर है? पर्वतों पर है इस मृदा का विस्तार। इसमें अगला पॉइंट नोट करेंगे कौन सा? कि पर्वतीय मिट्टी का जो विस्तार है वो किन किन पर्वतों पर है, यानी जो हमारे पर्वत हैं कौन कौन से पर्वत हैं जिन पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। तो ऐसे बहुत से पर्वत हैं, कौन कौन से? जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में और हिमालय में। सर्वाधिक मिट्टी कहाँ पाई जाती है? हिमालय पर्वत पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन से क्षेत्र रहेंगे इनको नोट कीजिएगा आप लोग। हिमालय, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। हिमालय, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन क्षेत्रों में जो हमारी पर्वतीय मिट्टी है अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। इसमें अगला पॉइंट और देखिए हमारा क्या बनेगा कि जो हमारी पर्वतीय मिट्टी है इसमें किन फसलों की पैदावार सर्वाधिक अच्छे किस्म की होती है। तो देखिए कौन कौन सी फसलें रहेंगी? इसमें फसलें रहेंगी हमारी सेब, नाशपाती, चाय। क्या रहेंगी? सेब, नाशपाती तथा चाय। सेब, नाशपाती और चाय ये तीन फसलें हैं मुख्यतः जो कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक अच्छे किस्म की पैदावार होती है इन फसलों की। तो मिट्टी हो जाएगी पर्वतीय मिट्टी। ये ढलानों पर उगाई जाती है। देखिए जो चाय की खेती की जाती है वो कहाँ पर की जाती है? पर्वतीय ढलानों पर। यानी देख लीजिए ये हमारा पर्वत है और जो यहाँ पर ढलान होगा यानी यहाँ पर खेती की जाती है किसकी? चाय की। क्यों वहां पर खेती की जाती है? क्योंकि जो वर्षा होती है उसका पानी जो होता है, चाय की जो खेती की जाती है तो चाय के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में वर्षा का पानी या हमारा जो हैंडपंप है इसका पानी रुकना नहीं चाहिए। यानी किसी भी प्रकार का पानी चाय की खेती के लिए इस तरह से आवश्यक होता है कि पानी आए और सीधा चला जाए, यानी उसकी जड़ों में नहीं रुकना चाहिए। अगर पानी जड़ों में रुक गया तो वो कृषि अच्छी नहीं होगी, वो फसल अच्छी नहीं होगी। इसलिए चाय कहाँ पर की जाती है? तो पर्वतीय ढलानों पर की जाती है, क्योंकि जब वहां पर वर्षा होती है तो ढलान की वजह से पानी ऊपर नहीं रुकता है, पानी सारा नीचे चला आता है, इसीलिए वहां पर चाय की कृषि अच्छी होती है। ठीक है, इसीलिए पर्वतीय क्षेत्रों में चाय, नाशपाती और सेब। सेब देखिए कहाँ का प्रसिद्ध है? कश्मीर का। आपने सुना होगा कि सेब सबसे अधिक अच्छी क्वालिटी का सेब हमें कहाँ मिलता है? कश्मीर में पाया जाता है सबसे अच्छी किस्म का सेब। तो वहां पर सेब और नाशपाती और चाय तीनों हमारी जो कृषि की जाती है इन फसलों की कहाँ पर की जाती है? पर्वतीय क्षेत्रों में। अगली हमारी कौन सी मिट्टी हम लोग पढ़ेंगे? मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी हम लोग पढ़ेंगे? मरुस्थलीय मिट्टी। तो इस मृदा में किसकी कमी होती है? नमी की कमी होती है। इसको आप लोग हटाइएगा और यहाँ पर दूसरा पॉइंट यानी दूसरी मिट्टी लिखिएगा। कौन सी मिट्टी बनेगी? मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी? मरुस्थलीय मिट्टी। तो देखिए जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है ये कहाँ पर पाई जाती है और इसमें किसका विस्तार होता है? तो देखिए जो मरुस्थलीय मिट्टी है इसमें नमी की कमी रहती है। किसकी कमी रहती है? इस मिट्टी में, इस मिट्टी में नमी की
कमी रहती है। क्या पॉइंट हमारा बना कि जो हमारी मरुस्थलीय मिट्टी होती है इसमें किसकी कमी रहती है, तो इसमें नमी की कमी रहती है। अब क्षेत्र आप लोग बताओगे, विस्तार आप लोग बताओगे कमेंट करके कि किन किन क्षेत्रों में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, यानी ऐसे कौन कौन से राज्य हो जाएंगे जिनमें मिट्टी पाई जाती है मरुस्थलीय। तो सभी लोग फटाफट रिप्लाई दें कि कौन सा राज्य है जिसमें मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। तो कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। प्रमुख राज्य हमारे 3 हो जाएंगे जिसमें मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन से, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, ये 3 राज्य हो जाएंगे जिनमें मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। देखिए अब अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर पाई जाती है, तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है राजस्थान में। क्यों, क्योंकि इसका एक पॉइंट हमारा यहाँ पर बताया गया था कि इस मिट्टी में नमी की कमी रहती है। तो राजस्थान में कम वर्षा होती है, इसलिए वहां पर जो मिट्टी होती है उसमें हमेशा किसकी कमी रहती है, नमी की कमी रहती है। तो सर्वाधिक मात्रा में किस स्टेट में पाई जाती है, राजस्थान राज्य में पाई जाती है। अगला पॉइंट देखिए इसमें क्या बनेगा, अगला पॉइंट हमारा बनेगा जब वहां पर मिट्टी में नमी की कमी पाई जाती है तो वहां पर कृषि भी संभव नहीं है। कृषि संभव है लेकिन किस प्रकार की, मोटे अनाज उगाए जा सकते हैं सिर्फ। जिस प्रकार से यहाँ पर आलू और गेहूं उगाया जाता है उस प्रकार से वहां पर हम लोग इस प्रकार की फसल नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा कि वहां पर मोटे अनाज उगाए जा सकते हैं। कैसे अनाज उगाए जा सकते हैं, मोटे अनाज की फसल की जा सकती है। अब देखिए मोटे अनाज कौन कौन से होते हैं, तो मोटे अनाज होते हैं ज्वार, बाजरा, सरसों। देखिए जो ज्वार, बाजरा और सरसों ये फसल होती है ये कम पानी में हो जाते हैं, यानी इनको कम से कम पानी की जरूरत होती है। और जो हमारी अन्य फसलें होती है उनको अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। जब वहां पर पानी की कमी ही है तो वहां पर कम पानी में कौन सी फसल होगी, तो वही फसल अच्छे से हो पाएगी। तो कौन कौन सी फसल हो जाएगी हमारी, ज्वार, बाजरा, सरसों। कौन कौन से हैं, ज्वार, बाजरा और सरसों, ये 3 फसलें हैं कहां पर होती हैं, राजस्थान राज्य में। तो हमारा ये मरुस्थलीय मिट्टी कंप्लीट हो गई। ये कहां पर पाई जाती है, सर्वाधिक राजस्थान राज्य में पाई जाती है। और जो मिट्टी होती है इसमें नमी की कमी रहती है। और ये वहां पर किस प्रकार के अनाज उगाए जाते हैं, तो मोटे अनाज उगाए जाते हैं। कौन कौन से अनाज हो गए, ज्वार, बाजरा और सरसों आदि फसलें की जाती हैं। ठीक है, अगली अब हम लोग मिट्टी पढ़ेंगे, कौन सी मिट्टी पढ़ेंगे, तो अगली है दलदलीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, दलदलीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, दलदलीय मिट्टी। तो देखिए जो हमारी दलदलीय मिट्टी है इसका निर्माण किस तरह से होता है, यानी दलदलीय मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है, तो ये अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। दलदलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, यह अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसलिए इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, अत्यधिक वर्षा के कारण, अत्यधिक वर्षा के कारण अत्यधिक वर्षा के कारण वनस्पति के, अत्यधिक वर्षा के कारण वनस्पति तथा पेड़ पौधों के सड़ने से जो जीवाश्म
जो जीवाश्म बनता है उसे किस प्रकार की मिट्टी कहते हैं? तो उसे दलदलीय मिट्टी कहते हैं। दोबारा से देखिए, दलदलीय मिट्टी किसे कहते हैं? अत्यधिक वर्षा के कारण वनस्पति तथा पेड़ पौधों के सड़ने गलने से जो जीवाश्म बचता है, यानी जो अंश बचता है, तो जब वह मिट्टी का रूप ले लेता है तो कौन सी मिट्टी कहलाती है? दलदलीय मिट्टी कहलाती है। ठीक है, अब देखिए जो ये मिट्टी होती है इसमें किसकी अधिकता होती है? तो इसमें ह्यूमस की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? ह्यूमस की अधिकता होती है। हमने आपको बताया कि जो भारत में मिट्टियां पाई जाती हैं उनमें 3 तत्वों की कमी पाई जाती है, लेकिन जो हमारी ये दलदलीय मिट्टी है इसमें ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है और ह्यूमस जो पदार्थ बनता है वो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बनता है। ह्यूमस बनता कैसे है ये भी हम आप लोगों को बता चुके हैं कि अत्यधिक पेड़ पौधों के सड़ने गलने तथा जो जीवाश्म होते हैं उसके उत्पन्न होने से कौन किस पदार्थ का जन्म होता है? तो ह्यूमस बनता है उससे। ठीक है, तो जहां पर अत्यधिक वर्षा होगी वहां पर किस पदार्थ की अधिकता होगी? ह्यूमस की। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आया कि ह्यूमस की किस मिट्टी में अधिकता है? तो मिट्टी कौन सी है? दलदलीय मिट्टी। उम्मीद करते हैं कि आपको दलदलीय मिट्टी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग लास्ट में हमारी कौन सी मिट्टी है? लवणीय मिट्टी। कौन सी है? लवणीय मिट्टी। तो इसको देखेंगे कि ये किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है और किन किन भागों में पाई जाती है, और कौन सी फसल इसमें सर्वाधिक अच्छी किस्म की जाती है। तो कौन सी मिट्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं? लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी। तो देखिए जो लवणीय मिट्टी होती है इस मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, यानी जो ये मिट्टी होती है क्षारीय होती है और इसमें नमक की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? नमक की। नोट कीजिएगा कि इस मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। क्षारीय होती है तथा इसमें नमक की अधिकता किसकी अधिकता होती है? नमक की अधिकता होती है। अब देखिए इस मिट्टी में नमक की अधिकता के कारण जहां पर ये मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है तो दूर से देखने पर उस मिट्टी का रंग कैसा दिखाई देता है? सफेद दिखाई देता है, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, अब देखिए जो लवणीय मिट्टी है इसको और किस किस नाम से जानते हैं? तो सभी लोग एक बार कमेंट कीजिए, अगर किसी को भी एक भी नाम पता है तो बताइए कि जो लवणीय मिट्टी है इसको अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो लवणीय मिट्टी को अन्य किन नामों से जाना जाता है? इनको 3 नामों से जाना जाता है इस मिट्टी को। कौन कौन से? रेत, कल्लर और ऊसर। कौन कौन से हैं? अन्य नाम कौन कौन से हैं? रेत, कल्लर और ऊसर। ये 3 नाम हो गए कौन सी मिट्टी के? लवणीय मिट्टी के। कौन कौन से? रेत, कल्लर, ऊसर। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि ये तीनों किस मिट्टी के भाग हैं, रेत, कल्लर और ऊसर, तो लवणीय मिट्टी के नाम है। आपको इतना नोट करना है कि रेत और कल्लर, ऊसर किस मिट्टी के नाम है? तो लवणीय मिट्टी के नाम है। अगला इसमें हमारा देखिए पॉइंट क्या बनेगा? अगला पॉइंट बनेगा कि ज्यादातर विस्तार किस क्षेत्र में है लवणीय मिट्टी का, यानी सर्वाधिक मात्रा में जो हमारी लवणीय मिट्टी है कहाँ पर पाई जाती है? तो गुजरात के कच्छ के रण में। सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? गुजरात के कच्छ के रण में है। कहाँ पर है?
गुजरात के कच्छ के रण में सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो लवणीय मिट्टी का है। क्यों? कि जो हमारा गुजरात है ये कहाँ पर है? समुद्र के तट पर है। और जब ये समुद्र के तट पर है तो समुद्र में हमारा कैसा पानी आता है? खारा पानी होता है। और जब वहां पर खारा पानी होता है तो कुछ भाग वहां पर कैसा है? लवणीय मिट्टी का है। अत्यधिक मात्रा में वहां पर लवणीय मिट्टी देखने को मिलती है। तो ये थी हमारे भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए एक हमारा पॉइंट इसमें और बनेगा क्या, कि जो मिट्टी होती है इसमें कुछ तत्वों की अधिकता भी हो जाती है, कुछ तत्वों की कमी भी हो जाती है। तो देखिए जो इसका पीएच मान होता है मिट्टी का वो कितना होता है? क्या पॉइंट हमारा बनेगा कि जो मिट्टी होती है ये अम्लीय और क्षारीय हो जाती है। तभी किसकी कौन सी चीज हम इसमें मिलाते हैं? जब इसकी मात्रा सही होती है। तो देखिए इसकी अम्लीयता कम करने के लिए हम इसमें क्या मिलाते हैं? चूने को मिलाते हैं। पॉइंट यहां पर बनाइए कि मिट्टी की अम्लीयता कम करने के लिए मिट्टी में जो अम्लीयता होती है उसको कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चूने का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? चूने का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी में जब अम्लीयता अधिक हो जाती है तो उसमें हम चूना मिलाते हैं तो वो मिट्टी ठीक हो जाती है। ठीक है, अगला इसमें और पॉइंट बनाइए, जब अम्लीयता अधिक होगी तब चूना मिलाएंगे, लेकिन जब क्षारीयता अधिक होगी तो क्या मिलाएंगे? ये भी पॉइंट लिख लीजिए, मिट्टी की क्षारीयता कम करने के लिए, मिट्टी में जो क्षारीयता होती है इसको कम करने के लिए क्या मिलाते हैं? तो जिप्सम मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? जिप्सम का प्रयोग करते हैं जब मिट्टी में क्षारीयता अधिक हो जाती है। तो दोनों पॉइंट नोट कीजिएगा अच्छे से कि मिट्टी की अम्लीयता कम करने के लिए चूने का प्रयोग करते हैं और क्षारीयता कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। अच्छे से ये दोनों पॉइंट नोट कीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिट्टी से संबंधित हमारी दोनों क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, क्लियर हो गई होगी। तो सभी लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें और बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में।